नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी मदरसों में लागू हुआ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है वक्फ संपत्ति। 1.5 लाख से ज्यादा धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं वक्फ बोर्ड के अधीन। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा को भेंट की सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध प्रतिमा। भारतीय कला की विरासत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और संक्रमण बने मुख्य कारण। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग में दूसरी बार रेपो रेट में की गई कटौती। लोन होंगे सस्ते, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा। महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार ने किया सम्मानित। बचाई करोड़ों की संपत्ति। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर यूपी का बड़ा कदम। पहला बायो सीएनजी प्लांट करेगा कचरे को ईंधन में तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी हैं। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा में समानता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर एनसीईआरटी की किताबें भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। इससे मदरसों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या लगभग 9.4 लाख एकड़ है, जिनका मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की जाती हैं। सबसे अधिक वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज है। इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, दुकानें और अस्पताल शामिल हैं। मुस्लिम आबादी की अधिकता और ऐतिहासिक नवाबी शासन ने इस स्थिति में योगदान दिया। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी वक्फ संपत्तियों की संख्या में अग्रणी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड यात्रा के दौरान राजा वजिरालोंगकोर्न को सारनाथ शैली में निर्मित ध्यान मुद्रा में बुद्ध की पीतल प्रतिमा भेंट की। ये शैली गुप्त काल में उत्कर्ष पर पहुंची और शांति, करुणा तथा ज्ञान की भावना को मूर्त रूप देती है। इसमें बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दर्शाया जाता है। कोमल मुखाकृति, झुकी आंखें और पुष्पों से सुसज्जित प्रभा मंडल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बलुआ पत्थर से आरंभ होकर अब धातुओं का भी उपयोग होने लगा है। ये भेंट भारतीय सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान को और सुदृढ़ करती है। केंद्र सरकार की 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर 1000 बच्चों में 43 बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं। वर्तमान शिशु दर यानी IMR 1000 जीवित जन्मों पर 38 है, जबकि नवजात मृत्यु दर यानी NMR 28 है। बच्चों की मौत के कारणों में समय से पहले जन्म, संक्रमण, सांस की दिक्कत और जन्मजात बीमारियां शामिल हैं। कई इलाकों में इलाज की सुविधाएं नहीं है और घर पर प्रसव अब भी ज्यादा होते हैं। सरकार की योजनाएं जैसे JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और HBNC यानी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हर जरूरतमंद तक इनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। MMR भी 167 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना जरूरी है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट 0.25% घटाकर 6% कर दिया है, जिससे होम और ऑटो लोन सस्ते होंगे और EMI घटेगी। इससे पहले फरवरी में भी इतनी ही कटौती हुई थी। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। रेपो घटने से बैंक सस्ता कर्ज देते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। इसके साथ ही कमेटी ने महंगाई को काबू में रखने, UPI ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने और गोल्ड लोन को लेकर नए गाइडलाइंस लाने की घोषणा की है। ये फैसले अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में बड़ा कदम है। 1 अप्रैल 2025 को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को महाकुंभ 2025 प्रयागराज में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए सम्मानित किया। समारोह गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। विभाग ने 45 दिनों में 185 अग्निकांडों को नियंत्रित किया, जिनमें 24 बड़ी घटनाएं थी। विभाग ने लगभग 16.5 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान को रोका। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें 66.30 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है, जो 4 स्थलों में आयोजित होता है।
उत्तर प्रदेश के भीतर पहला और देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कृषि अवशेष, पराली, गोबर और अन्य जैविक कचरे से प्रतिदिन 21.5 टन बायो सीएनजी, 200 टन जैविक खाद और 30 टन ब्रिकेट तैयार करेगा। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जिसमें अडानी गैस लिमिटेड गैस वितरण हेतु पाइपलाइन बिछाएगी। इस प्लांट से नगर का लगभग 1/3 ठोस कचरा उपयोग में आएगा और सालाना 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में निभा चुकी हैं अहम भूमिकाएं। 3 साल का रहेगा कार्यकाल। ट्रंप का टैरिफ अटैक, चीन पर लगाया 104% टैक्स, बोले अब अमेरिका की बारी। रोज 17,200 करोड़ रुपए कमा रहा है अमेरिका। भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। 2007 की डील को 18 साल बाद मिली मंजूरी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन भी होगा। पत्रकार मिताली मुखर्जी को जर्नलिज्म स्टडी के लिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर किया गया नियुक्त। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी। दूरदर्शन से मिली थी पहचान, पत्रकारिता में 20 साल से ज्यादा का है अनुभव। अमेरिका से भारत लाया गया 26/11 हमलों से जुड़ा तहव्वुर राणा। एनआईए को मिली 18 दिन की कस्टडी। एनआईए कर रही कड़ी पूछताछ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।